Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की अपकमिंग क्लासेस में प्रिपरेशन करा रही हूँ और जो भी वीडियोस आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में नहीं देखी है वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आज की क्लास में हम लोग DBMS और SQL के जो भी पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो करने वाले हैं। तो DBMS SQL के रिलेटेड जितने भी पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो मैं कराने वाली हूँ। DBMS की जो फर्स्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें से करा चुकी थी, तो आज की क्लास में हम लोग वापस से कुछ वो पुराने वाले क्वेश्चन प्लस जो नए क्वेश्चन है सारे DBMS SQL के चैप्टर से वो सारे आज की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन करने से क्या होगा, क्वेश्चन करने से ये होगा कि आपको एक तो पूरे चैप्टर का पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, आपको क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन है वो ये पेपर 2013, 2016, 2017, 2018 के पेपर से लिए गए हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो मैंने प्रैक्टिस के लिए पहले भी दे चुकी थी वो रिपीट करे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आप अपने जितने भी ये 2013, 16, 17, 18 के प्रीवियस ईयर पेपर हैं इनमें से आज की क्लास में DBMS और SQL वाले चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन DBMS SQL के टॉपिक पर होने वाले हैं जिसमें कि आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। ये मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इंक्लूड होंगे, जितने ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे, मुझे भी उतनी ज़्यादा मेहनत करने में अच्छा लगेगा। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को प्लीज आप लोग एंड तक देखें, उसके बाद ही कुछ अपना जजमेंट दें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि DBMS क्या है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। DBMS की फुल फॉर्म पूछी है तो देखो हम किस ऑप्शन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैच कर रहा है, तो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस हमको पता है डेटाबेस एक कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, डेटा का, जिसमें कि हमारा डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब ये सारे काम हम डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं। तो डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन। अगर नॉर्मल डेटा की बात की जाए तो डेटा क्या होता है, ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इस डेटा, मतलब जितने भी हमारे कंप्यूटर या हमारे सिस्टम में इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, ये सब क्या है, डेटा। और इनमें से जो मीनिंगफुल पार्ट है यानी जिस पार्ट की अभी हमें जरूरत है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन डेटाबेस क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से जो डेटा या इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डेटाबेस कहते हैं, जिसको कि हम अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट बी एक्सेस। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तो होता है लेकिन कैन नॉट की बात सही नहीं है, हम इसको एक्सेस, अपडेट और मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। उसके अलावा हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे विदाउट कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन होता है लेकिन विद ऑर्गेनाइज होता है, ना कि विदाउट ऑर्गेनाइज, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेट एंड मैनेज। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन होता है। डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जिसको कि हम एक्सेस भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है DBMS क्या होता है। तो DBMS क्या होता है, DBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो जिसमें हम डेटा को एक तरह से ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ जो डेटा या इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम एक्सेस, अपडेट और मैनेज कर सकते हैं, तो ये उसको
स्टोर भी कर सकता है। स्टोरिंग के लिए डीबीएमएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम डेटा को, डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हम डीबीएमएस के अंदर अपने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से, डेटा या इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सेस, अपडेट, मैनेज, स्टोर कर सकते हैं। स्टोर जो होगा डीबीएमएस के अंदर डेटा, वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। तो बेसिकली डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का हम जो यूज करते हैं वो स्टोरिंग के लिए करते हैं। और जो जब कोई डेटा हमारा स्टोर हो जाता है तो उसको हम एक्सेस, मॉडिफाई, मैनेज, ये सब काम कर सकते हैं। तो देखो, डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ क्वेरीज नहीं, क्वेरीज की बात आती है तो वो एसक्यूएल है। एसक्यूएल इज अ पार्ट ऑफ डीबीएमएस, बट एसक्यूएल इज नॉट अ डीबीएमएस, इट्स अ पार्ट ऑफ डीबीएमएस। ये एक लैंग्वेज है जो डीबीएमएस में वर्क करती है, ठीक है, जो डीबीएमएस में वर्क करती है। डीबीएमएस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। डीबीएमएस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। डीबीएमएस स्टोर्स, मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु क्रिएटेड फर्स्ट डीबीएमएस, तो पहला डीबीएमएस किसने क्रिएट किया? याद रखिएगा, बैचमैन ने। आप ऐसे याद रखना कि बैचमैन ने क्रिएट किया, और बैचमैन यहाँ पे क्या है? चार्ल्स बैचमैन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस, तो किस टाइप का डेटाबेस स्टोर हो सकता है डेटाबेस के अंदर? तो किस तरीके का डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो सकता है? तो इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो वीडियो की फॉर्म में, ठीक है, हमारी कोई भी फाइल हो सकती है। अब फाइल हमारी पीडीएफ भी हो सकती है, कोई पीपीटी भी हो सकती है, कोई एचटीएमएल फाइल भी हो सकती है, कोई वेब पेज भी हो सकता है। तो ये सारी हमारा ये सब स्टोर कर सकता है डेटाबेस। तो इन सब का एक तरह से कलेक्शन हो सकता है। तो इमेज ओरिएंटेड डेटा हो सकता है, टेक्स्ट और फाइल हो सकता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो भी हो सकता है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही हो गए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरीके का डेटाबेस में किस तरीके का फॉर्मेट स्टोर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? फॉर्मेट मतलब जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस, तो डीबीएमएस में जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आपको पता है डीबीएमएस में जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पर टेबल किस में? ऑप्शन नंबर सी में। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस, तो इसमें डेटाबेस का कौन सा टाइप नहीं है? तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, डेटाबेस हमारा होता है, डेटाबेस के जो टाइप होते हैं वो होते हैं सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, उसके बाद सेंट्रलाइज्ड के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके अलावा होता है हमारा रिलेशनल, और उसके अलावा NASQL, मतलब इसमें कोई भी SQL हो सकता है, MySQL, SQL, SQL ये। उसके अलावा होता है क्लाउड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके बाद हमारा हो सकता है नेटवर्क, हिरारिकल। ठीक है, तो ये हमारे डेटाबेस 8 टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हिरारिकल ऑप्शन में है, तो हिरारिकल डेटाबेस हो सकता है, नेटवर्क डेटाबेस हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो सकता है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड हो सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का कोई टाइप नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट पूछ रहा है। अगला, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, इसमें से कौन सा डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है ये बोल रहा है। तो देखो MySQL डीबीएमएस का एग्जाम्पल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। IBM DB2 डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। पर गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ना कि ये कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन है।
ये, और बाकी सारे हमारे क्या है, बाकी सारे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस। तो इसमें से कौन सा डीबीएमएस का फीचर नहीं है, ये बोल रहा है। तो यहां पर मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा का डुप्लीकेशन मतलब एक तरीके के डेटा डुप्लीकेट डेटा नहीं होता, रिडंडेंसी डेटा की नहीं होती, तो ये मिनिमम रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा। उसके अलावा सिक्योरिटी हाई रहती है, ऐसे प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है, लेकिन सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डेटाबेस, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को तो मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं, ना कि सिर्फ सिंगल पर डिपेंडेंट होता है ये। तो और सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, तो एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब होता है, एसिड का मतलब होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, और डी मतलब डुप्लीकेशन, ड्यूरेबिलिटी। मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। इसको अगर हम पूरा एक साथ पढ़े तो ये होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये होता है एसिड प्रॉपर्टी। मतलब ये एटॉमिक डेटा की वैल्यू एटॉमिक रहती है, कंसिस्टेंट रहता है डेटा, आइसोलेशन होता है, ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, मतलब दो बार डेटा का ड्यूरेबिलिटी, बहुत डेटा ड्यूरेबल होता है हमारा, तो ये सपोर्ट करता है एसिड प्रॉपर्टी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ पर सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ डेटाबेस। तो इसमें से डेटाबेस का कौन सा फीचर है, ये बोल रहा है। तो नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर, तो इसमें कोई डेटा बैकअप नहीं लेता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, डेटा बैकअप लेता है। दूसरा है यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, तो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है, डेटाबेस यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होना चाहिए। लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं। लैक ऑथेंटिकेशन, इसमें ऑथेंटिकेशन मैक्सिमम होता है, लैक का कोई सेंस नहीं है। स्टोर डेटा इन मिनिमल लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन, स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशन, ऐसा नहीं हो कह सकते, लेकिन इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। तो इसका एक मेन फीचर है कि ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर पर डिपेंडेंट होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 2016 में आया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज अ, तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है एक रिलेशनल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का मतलब होता है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है? एक RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर वर्क करता है। तो माई एसक्यूएल सर्वर क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। 2017 में ये क्वेश्चन आए थे तीनों, तो 2017 के देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ, और वो जो प्रीवियस क्वेश्चन करे ना, वहां भी क्वेश्चन हमारे 2000, मतलब कुछ जगह मैंने डेट लिखी है, कुछ जगह डेट नहीं लिखी है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन 2013, 16, 17, 18 के ही क्वेश्चन हैं। और कुछ एक दो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और बेसिक थे, तो मैंने को इसलिए कराना पड़ा। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 2012 की तरफ चलते हैं, 2017 की तरफ चलते हैं। 2017 में ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन, तो जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, डेटाबेस इज स्टोर्ड इन, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो हमारा डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होती है, वो डेटाबेस हमारा एक तरह से किस में स्टोर होता है, हम किस में डेटाबेस स्टोर रहता है, जहां से हम उसकी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो हमारा डेटाबेस जो जहां स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। तो बेसिकली जो हमारा डेटा होता है वो डेटा इन डिक्शनरी की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, और जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो हम वहां से फैच कर लेते हैं।
क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज एसक्यूएल स्टैंड फॉर। अब एसक्यूएल की अब कंप्यूटर नॉलेज ही अलग लगा दिया आगे। पता है क्या करते हैं उन्होंने? सिंपल से ये नहीं कहा कि भाई एसक्यूएल की फुल फॉर्म बताओ, उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया कि इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। वो ऐसे भी घुमा सकते हैं कि डेटा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, the relational database management system is a part of database management system which is the database or which uses a language which is mostly free and open source language और वो SQL में यूज हो रही है। तो what is the SQL? तो अब आपसे ऑप्शन यही बोल देंगे। मतलब वो उन्होंने इतना घुमा फिरा के पूछा, लेकिन उन्हें पूछना क्या था? एसक्यूएल की फुल फॉर्म। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। 2017 में इन एसक्यूएल रोल बैक इज यूज। तो रोल बैक का मतलब होता है जब हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं तो एक टर्म लिखते हैं रोल बैक। तो ये रोल बैक का मतलब होता है अंडू करना, मतलब वापस से उसी जगह जाना। तो अंडू जब हम नॉर्मली अंडू यूज करते हैं और एसक्यूएल में रोल बैक यूज करते हैं। तो अंडू का मतलब होता है जैसे आपने अभी कुछ भी लिखा है, जैसे सपोज मैंने 2017 लिखा है, अब मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन 2016 का, वापस से मुझे 2017 पे मुझे चेंज करना है कुछ, तो मैं इसको अंडू पे क्लिक कर दूं और मैंने रोल बैक लिख दिया तो वापस से ये इरेज हो जाएगा। सपोज मैंने अभी कोई भी लाइन लिखी है, मैंने लिखा रोल बैक और रोल बैक से पहले मैंने कुछ प्रिंट किया 1 2 3 4 ये नंबर, और मैंने यहाँ पे रोल बैक इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा? ये वापस से 1 2, अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरा वापस से प्लेन लाइन आ जाएगी। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? अंडू हो जाएगा, पूरा रिमूव हो जाएगा। यहाँ से रिमूव इन द सेंस कि वापस से ये पूरी लाइन अंडू हो जाएगी। एक टेबल है और एक टेबल में मैंने ये सारी चीजें इंसर्ट की है 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा, अब मैंने रोल नंबर लिखा और मैंने लिख दिया रोल बैक रोल, मतलब मेरे रोल नंबर को रोल बैक कर दे, रोल नंबर को हटा दे यहाँ से, रोल नंबर मेरा वापस से प्लेन कर दे, तो मेरा ये रोल नंबर की लाइन खाली आ जाएगी कि मैंने इसको इधर से हटा दिया। तो बेसिकली आप ये बात समझो कि जो रोल बैक का काम होता है वो अनडू करना होता है, चीजों को वापस से उसी जगह लेके आना। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये 2016 के क्वेश्चन से, विच कमांड इज यूज्ड टू ऐड अ कॉलम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट टू द टेबल एसक्यूएल। तो देखो ये 1 2 3 4 लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी है। तो कौन सी कमांड हमारी कॉलम को, यानी कॉलम क्या है ये वाले, तो कॉलम को ऐड करने के लिए या फिर कॉलम की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब भी कॉलम से ही मान लो, इसको ऐड करने के लिए टेबल में हम क्या यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं एल्टर कमांड। तो जो एल्टर कमांड होती है, एल्टर कमांड का यूज करते हैं हम, यूज टू ऐड कॉमा डिलीट कॉमा मॉडिफाई कॉलम इन टेबल्स और यूज टू ऐड एंड ड्रॉप कंस्ट्रेंट ऑफ टेबल तो बेसिकली एल्टर का यूज करते हैं हम जब हमें टेबल के कॉलम को ऐड करना हो, डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो और चेंजेस करने हो। यानी इस पूरे कॉलम को अगर मुझे डिलीट करना है या एक नए कॉलम को मुझे ऐड करना है तो मैं यूज करती हूँ एल्टर टेबल का। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉट्स रूल्स इन एसक्यूएल सर्वर। देखो कॉट्स रूल क्या होते हैं ये मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अब क्वेश्चंस कराने से क्या फायदा होता है, क्वेश्चन करने से क्या फायदा होता है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, हमको सिलेबस में अलग से कॉट्स रूल नहीं दिखा, लेकिन पेपर में कॉट्स रूल से क्वेश्चन आ गया। अब पता चल गया कि कॉट्स रूल से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें अब क्या पढ़ना है? कॉट्स रूल। तो क्वेश्चन करने से ये फायदा होता है
कि हमने वो चैप्टर पढ़ा, वो सिलेबस पढ़ा, सिलेबस के वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, लेकिन अब हम क्वेश्चन लगाएंगे और हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं या नए क्वेश्चंस कुछ उससे रिलेटेड लगाए हैं, तो कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हमें ये सिलेबस में नहीं दिखाता लेकिन ये उस चैप्टर से रिलेटेड है, तो अब पेपर में शायद ये पूछा जा सकता है दोबारा से। एक बार पूछा जा चुका है तो इसके चांसेस हैं कि दोबारा से भी पूछा जा सकता है। तो फिर अब हमें क्या करना है, वो टॉपिक, अब हमने क्या किया, हमने एसक्यूएल और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मैक्सिमम टॉपिक्स सिलेबस के रिगार्डिंग, इवन उससे ज्यादा ही हमने कर लिए, लेकिन अब हमने देखा कि हमने कॉर्ट्स रूल तो करा ही नहीं और सिलेबस में भी नहीं दिया था। अब कॉर्ट्स रूल क्या होता है, अब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब सिलेबस से हटके भी हमें ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ये 2016 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप लोग जबकि 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो इसका मतलब हमें ये भी एक बार पढ़ लेना है। तो पढ़ाऊंगी मैं कल की क्लास में, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि एसक्यूएल का जो सर्वर होता है उसके लिए कुछ कॉर्ट्स रूल दिए गए थे और ये टोटल जो रूल थे वो 12 थे। कितने थे? 12। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखो, 12 रूल थे, नंबर्स 12, कितने रूल थे? 12। कॉर्ट्स रूल किसके लिए यूज हुआ? अब दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि कॉर्ट्स रूल किसके लिए यूज होता है? एसक्यूएल सर्वर के लिए। और इसमें कितने रूल होते हैं? 12 रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं? सबके नाम और इन डिटेल मैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, बस अभी आप इतना याद रखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन 2018 के और 16 में रिपीटेड क्वेश्चन है। अ कॉलम विच हैज एबिलिटी टू बिकम अ प्राइमरी की, यानी 16 में भी पूछे गए थे, 18 में भी, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कॉलम हैज बीन एबिलिटी टू बिकम अ प्राइमरी की, किस कॉलम में एबिलिटी होती है प्राइमरी की के लिए? तो जैसे सपोज ये कॉलम है, अब ये रोल नंबर है, ये नेम है किसी का, ये एज है, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, तो इनमें से किस कॉलम में प्राइमरी की बनने की एबिलिटी है? रोल नंबर में। क्यों? क्योंकि रोल नंबर यूनिक है। प्राइमरी की क्या होता है? जो यूनिक होता है, मतलब वो उसके जैसा कोई और नहीं होगा, जो यूनिक है अपने आप में, उसे हम प्राइमरी की बनाते हैं। तो प्राइमरी की बनने की एबिलिटी क्या होती है कि क्या वो अल्टरनेट की हो, क्या वो कैंडिडेट की हो, क्या वो फॉरेन की हो, क्या वो कंपोजिट की हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले टेबल के अंदर हम बनाते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की किसको बनाते हैं? जो की सारी यूनिक कीज है, मतलब सभी को बना देते हैं ऑलमोस्ट सारी यूनिक कीज को। तो रोल नंबर हमारी कैंडिडेट की हो जाती है, नेम हमारी कैंडिडेट की हो सकती है, एज हो सकती है, एड्रेस हो सकती है और मोबाइल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, मान के चलो अभी ये सारी कैंडिडेट कीज है। तो अब इस कैंडिडेट की में से हम क्या बनाते हैं? कैंडिडेट की में से हम बनाते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्यों क्या है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रिपीट कभी नहीं हो सकती, मतलब नाम तो हो सकता है, एज भी हो सकती है। देखो एज को हम कैंडिडेट की नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चों की एज सेम हो जाएगी। जब बहुत सारे की सेम होने के चांसेस होते हैं, जैसे एज है, क्लास है, तो उसको हम कैंडिडेट की में भी नहीं रखते। तो यहाँ पे रोल नेम हो भी सकता है, नहीं भी, तो नेम को रख सकते हैं। एड्रेस हो भी सकता है, नहीं भी रख सकते हैं। मोबाइल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी, तो रख सकते हैं। पर एज तो मोस्टली एक क्लास में पढ़ने वाले लोगों की एज मोस्टली सेम ही होगी ना, तो जब पता है कि सेम ही होगी या क्लास सेम, एक क्लास का हमने बनाया तो क्लास तो सबकी सेम है, तो उसको हम कैंडिडेट की में नहीं रखेंगे। कैंडिडेट की में वो चीजें रखते हैं जो यूनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी, पर हम सभी की सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब सारी रोज में सेम नहीं आनी चाहिए, पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और प्राइमरी की में क्या रखते हैं? जो बिल्कुल यूनिक है, जो हो ही नहीं सकती, मतलब रोल नंबर, बच्चे का नाम तो सेम हो सकता है पर रोल नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। अब अल्टरनेट की क्या होती है? अल्टरनेट की होती है जो प्राइमरी की को छोड़कर कैंडिडेट की में जो भी बच जाता है, जैसे नेम बच गया, एड्रेस बच गया, मोबाइल नंबर बच गया, तो ये क्या है? अल्टरनेट की। क्लियर? अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? प्राइमरी की जो है, तो प्राइमरी की किस में से बनती है? प्राइमरी की एबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्राइमरी की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कैंडिडेट की तो होनी ही चाहिए, कैंडिडेट की तो होनी ही चाहिए, तो कैंडिडेट की। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट अ सपोर्टेड ANSI? ANSI का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड और इंस्टीट्यूट। तो ये एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये स्टैंडर्ड डिसाइड करता है चीजों के लिए। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2, 3, 4, 5, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पर मैं बस रिपीट कर रही हूँ। तो ये 2, 3, 4, 5 ये बेसिकली क्या है? ये हमारे इंटीजर ही तो है। तो इंटीजर क्या है? ये एक इंटीजर है। तो ये इंट, फिर इंटीजर के लिए हमने शॉर्ट में क्या यूज करना शुरू करा? इंट। तो बेसिकली इंट क्या है? एक डेटा टाइप है। तो ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि इंटीजर एक डेटा टाइप है, इंट, जिसको हम इंट बोलते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला 2.4, 3.6, 4.05, तो ये सब क्या है? ये सब फ्लोट है। तो फ्लोटिंग नंबर मतलब रिपीट पॉइंट वाले डेसिमल नंबर को हमने फ्लोटिंग नंबर बोला, जिसको हमने फ्लोट से दर्शाया। तो ये किसने दिया? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। तो फ्लोट हमारा क्या है? फ्लोट एक डेटा टाइप है जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। उसके अलावा रियल भी एक डेटा टाइप है, लेकिन डबल भी एक डेटा टाइप है, करेक्टर भी एक डेटा टाइप है, लेकिन एक डिसेबल, इनेबल और डिसेबल ये डेटा टाइप्स में नहीं आते। रियल नंबर्स भी होते हैं, डबल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर नंबर भी होते हैं, फ्लोटिंग नंबर भी होते हैं। उसके अलावा करेक्टर के लिए, कैर के लिए करेक्टर, ये भी हमारे, ये सब जो ANSI स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उन्होंने ये स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए हैं। तो इसमें सारे ही डेटा टाइप्स हैं, लेकिन डिसेबल एक डेटा टाइप नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप बस ऐसे समझो। अब देखो यहाँ पर हमने ये सिलेबस में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन मिल गया, हमें पता चल गया ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको फ्लोट भी दे सकता है ऑप्शन में, करेक्टर भी दे सकता है, ठीक है। तो ये भी सारे क्या है? ये सब ANSI ने स्टैंडर्ड डिसाइड किए। अब आपको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है कि जब आप कुछ भी पढ़ो, इस टाइप के स्टैंडर्ड पढ़ो, तो आप अपने दिमाग में याद रख लो कि हमने किस तरीके के नंबर पढ़े हैं। जैसे इंटीजर भी पढ़ा है, फ्लोट भी पढ़ा है, डबल भी पढ़ा है, रियल नंबर्स भी पढ़े हैं, करेक्टर भी पढ़े हैं, लेकिन डिसेबल, इनेबल ये सब एक स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो जो भी कुछ अटपटा सा लगे 99% वही आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये 2018 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2018 के देखो, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हैं वो 2013, 17, 16, 17, 18, ये सारे चारों के पेपर के मिला के क्वेश्चन है 99%। कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स थे वो मैं पहले ही करा चुकी हूँ। तो अब जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन लिए। इवन दैट रिपीटेड क्वेश्चंस भी है, जैसे 2017-18 के हैं, 16-17 के हैं, 2013-18 में आ गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। तो द ब्लैंक एट्रीब्यूट, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने एक बार में एक ही बार लिखा है। जैसे 2016-17 के तो मैंने एक बार में एक ही लिखा है, 2013 के 17 के तो मैंने एक बार में एक ही क्वेश्चन, मतलब एक बार एक ही क्वेश्चन लिखा है, वो रिपीटेड क्वेश्चंस भी है ये। तो द ब्लैंक एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ स्पेसिफिक आउटर पोर्शन ऑफ द टेबल। तो टेबल के जो आउटर, टेबल का अगर हमें सिर्फ आउटर पोर्शन शो करना है तो उसके लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेम का। तो अगर हमें सिर्फ टेबल का आउटर एट्रीब्यूट, आउटर पोर्शन शो करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेम एट्रीब्यूट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रो आर एडेड इन अ रिलेशन यूजिंग कमांड। अब रिलेशन का मतलब यहाँ टेबल से है। तो रो को एक टेबल के अंदर रो को ऐड करना है, रो को ऐड करना है। तो टेबल के अंदर रो को ऐड करना है, उसके लिए जो कमांड यूज की जाती है, उसके लिए कमांड यूज की जाती है इंसर्ट। अगर हमें किसी टेबल में रो को इंसर्ट करना है, हम इंसर्ट कर देना इंसर्ट रोल इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू रिया, यहाँ पे एज है तो एज इज इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से हम अपनी कमांड को यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पर इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं टेबल में रो को इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पर रिलेशन कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी 2018 के क्वेश्चन है। अब
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सर्टेन फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन कॉलम एंड कॉलम डेटा इन रो, विच फंक्शन इज यूज। मतलब कहने का मतलब है कि जो जैसे ये रो है और ये कॉलम है, तो कॉलम को सपोज ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये क्लास है, ये रोल नंबर है 1 2, नेम है हिना और मनु, और क्लास है 10। अब ये बोल रहा है कि ऐसा फंक्शन बताओ जो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे, रो को कॉलम में। मतलब यहां पर हमारे ऐसे इस तरीके से कन्वर्ट कर दे 1 2, उसके अलावा हिना, मनु और 10 10 10 10। मतलब जो ये रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए और जो कॉलम थे वो रो में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसके लिए मतलब जो रो है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाए। जैसे अभी ये रो थी तो ये कॉलम में आ गया, और जो कॉलम थे वो रो में आ गए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं कि रोज कॉलम में आ जाए, कॉलम्स रो में आ जाए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ही तो हो रहा है, ट्रांसपोज, रो कॉलम में शिफ्ट हो रही है, कॉलम रो में शिफ्ट हो रही है। एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अब हमसे कभी भी कोई पूछे फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है SQL। उसके अलावा अगर सी की बात की जाए, सी थर्ड जनरेशन, कोबाल, पास्कल, ये सब सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है। तो अगर हमसे SQL की बात की जाए तो SQL हमारी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। अभी हम फोर्थ जनरेशन में ही है तो हम लोग SQL वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि देखो, कमांड एड कॉलम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इन अ टेबल। पहले बोला था कि अगर हमें रो को ऐड करना है तो रो को इंसर्ट करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंसर्ट। पर अगर हमें कॉलम को ऐड करना हो या कॉलम को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्टर। तो ऑप्शन नंबर बी 2018 में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन RDBMS डेटा स्टोर इन, RDBMS में डेटा स्टोर किस फॉर्म में होता है, रिलेशनल डेटाबेस में, टेबल की फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ की फील्ड इन दैट मस्ट बी। जो प्राइमरी फंक्शन है हमारी की का, तो प्राइमरी की का जो हमारा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारी की, प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ की फील्ड मतलब हमारी जो की है उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि वो यूनिक होनी चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। सिंगल एंटिटी 2016-17 के क्वेश्चन हैं रिपीटेड। विच ऑफ द सिंगल एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशनशिप इज टर्म एज। सिंगल एंटिटी अगर कोई याद रखना, जैसे कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many, many to 1, many to many रिलेशनशिप। लेकिन एक रिलेशनशिप रह गई थी रिकर्सिव रिलेशनशिप। अगर कोई भी एंटिटी जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर कोई एंटिटी अपने आप से ही रिलेशनशिप रख रही है, अगर वो अपने आप में ही है, इट सेल्फ की बात हो रही है, अपने आप से ही रिलेशनशिप रख रही है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो उस एंटिटी को, ऐसी रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। कल मैंने 1 to 1 बताया था कि जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, या फिर स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट की क्लास है या स्टूडेंट का स्कूल है, तो एक स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो ये 1 to 1 मैंने इस तरीके से बताया था। हमारी कोर्स है, कोई कोर्स है उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोर्स एक है तो 1 to many। उसके अलावा कोई सपोज किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, तो कोई कंपनी क्या है, कंपनी एक है, एम्प्लॉय बहुत सारे मैनी, तो यहाँ पे मैनी टू 1 आ गया।
उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स बोल रही हूँ मैं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी, तो मैनी टू मैनी, ठीक है। अगर एग्जाम एक है तो वन टू मैनी, तो ये रिलेशनशिप मैंने बताया था कल। लेकिन एक रिलेशनशिप है रिकर्सिव रिलेशनशिप, जो एग्जाम में पूछी गई थी कि रिकर्सिव रिलेशनशिप आप याद रख लो ऐसे ही, जो अपने आप से मतलब रखे, सिर्फ खुद से ही रिलेशनशिप रखे, वो रिकर्सिव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में और 18 में रिपीटेड क्वेश्चन है। ईआर डायग्राम इस तरीके का कोई भी दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि चांस नोटेशन, ये चैंस ने दिया था, इसीलिए ईआर जो ईआर डायग्राम थे वो चैन या चांस बोल सकते हैं। चांस के नोटेशन मतलब चांस इनके वो थे प्रोग्रामर जिन्होंने ये दिया था ईआर डायग्राम। तो इसमें हमें रिलेशनशिप बताना है। देखो एम्प्लॉय नेम कोई भी एक नेम होगा और एम्प्लॉय आईडी एक है, तो ये जो रिलेशनशिप हो गई वो कौन सी हो गई, 1 to 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपके 27 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं डीबीएमएस और एसक्यूएल से रिगार्डिंग, वो मैं सारे क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। इसके अलावा डीबीएमएस में कुछ नहीं पूछा जाता है। अभी आपकी इस डीबीएमएस एसक्यूएल के चैप्टर में इस क्वेश्चंस के हिसाब से एक चीज रह गई है, कॉर्ट्स रूल, जो मैंने नहीं कराया और जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी एसक्यूएल्स आपको अच्छे से नहीं आई है, तो मैं एक काम करती हूँ, अभी हम लोगों ने कॉर्ट्स रूल कर लिया, कॉर्ट्स रूल के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दूंगी और एक रिवीजन क्लास करा दूंगी जिसमें पूरी डीबीएमएस एसक्यूएल का पूरा एक वन मतलब सारी एसक्यूएल्स की, एक तरह से एसक्यूएल की सारी क्लास, सारी प्रोग्रामिंग, सारे कमांड्स एक ही वीडियो में करा दूंगी। तो किन लोगों को वो सीखना है, किन लोग कौन लोग चाहते हैं कि मैं वो कमांड्स एक ही वीडियो में सारी ही डाल दूं और सारी कमांड्स आपको प्रोग्रामिंग करके दिखा दूं, तो जितने ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सारी कमांड्स क्या एक ही वीडियो में करा दूं या फिर इतना ही सफिशिएंट है एक कॉर्ट्स रूल सॉल्व करा के क्लास खत्म करूं। तो एज पर योर चॉइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कॉर्ट्स रूल की क्लास होगी हम नेक्स्ट। उसके अलावा फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो नेटवर्किंग होगा, क्योंकि नेटवर्किंग में पहले वो चैप्टर्स करा रही हूँ जैसे कि बेसिक इंट्रोडक्शन, आपने हिस्ट्री, जिसने कंप्यूटर भूल गया है, कंप्यूटर वो लोगों ने इस पेपर को पता होगा जिसको थोड़ी बहुत कंप्यूटर आती है, लेकिन जो भूल गया है, जिसको नहीं पता, तो मैंने इस वजह से पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, जनरेशन क्या होती है, व्हाट इज कंप्यूटर, मेमोरी क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब मैंने आपको क्लासेस करा दी थी। उसके अलावा फिर मैंने आपको डीबीएमएस कराया, फिर एसक्यूएल कराई, फिर उसके बाद डीबीएमएस एसक्यूएल की क्वेरीज कराई, फिर रिलेशनशिप ईआर डायग्राम्स कराया और अभी मैं क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। तो अब इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा आफ्टर कॉर्ट्स रूल, तो कॉर्ट्स रूल के बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो नेटवर्किंग, इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूला करें और पूरी वीडियो देखा करें। और जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पुरानी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं अभी तक बहुत सारी चीजें आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।